आप इस बल्ब को थोड़ा सा लग गया, चलो कोई बात नहीं। अगर इस बल्ब को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हम देखो ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, पहले तो मैं आपको ग्रेविटी की डायरेक्शन बता दूं। ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है। नाइक्रोम बायस का काफी ज्यादा यूज रहता है, बताता हूँ कहाँ पे। आपको डेली लाइफ में एप्लीकेशन में काफी ज्यादा नाइक्रोम देखा होगा, बट मैं आपको बताता हूँ किस जगह पे। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कंडक्टर्स। अभी ये कंडक्टर्स है, ये सेमी कंडक्टर्स है, और यहाँ से इंसुलेटर्स है। जब मैं हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइजर टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, मजे में हो, फुल एनर्जी मोड के साथ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर, और हम जानने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। अब आप बोलोगे सेमीकंडक्टर ये क्या चीज है? आपने तो कंडक्टर और इंसुलेटर बताया था, इतनी सारी चीजें उठा उठा के दिखाई दी, फिर सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर भी होता है। दुनिया में भूत नहीं होते क्या? होते हैं ना। फिर जब भगवान को मानते हो, भूत को नहीं मानते, ऐसे कैसी बात कर दी तुमने? सब होता है। सोने में सेमीकंडक्टर भी है, होने में बोस आइंस्टाइन प्लाज्मा भी है, पर दिखता नहीं है ना। फिर चीजें तो सारी है। मैटर में क्या क्या है, यूनिवर्स में कितना कुछ है, पर हमने देखा थोड़ी ना। जो देखा उसी पे विश्वास है। अब जो देखा उस पे विश्वास है, तो चलो आंखों देखी बातें हम करेंगे। मैं बैठा हूं ना, मैं आंखों देखी बातें समझाऊंगा आपको। तो चलो आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। क्या क्या होते हैं, मैंने एक टेबल यहाँ पे फॉर्म कर रखी है, उस टेबल से आपको बताऊंगा। कितने टाइप के होते हैं वो बताऊंगा, किस टाइप से उनको डिफाइन किया गया, एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा। तो आ जाओ मेरे साथ, शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की। और कुछ इंपॉर्टेंट हीटिंग एलिमेंट भी आपको बताऊंगा, और एक मजेदार एक्सपेरिमेंट रहने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। वो काइंड ऑफ एन अलग है, लेकिन मैंने उसको क्रिएटिव करने की कोशिश करी है। आप बताना कैसा लगा आपको, बट उसके चक्कर में कुछ अच्छा खासा मुझे चाहिए वो सही से हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले अब हम जानेंगे हमारे क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब कौन कितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर करंट को। ठीक है, जहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा कंडक्टर्स। अभी ये कंडक्टर्स है, ये सेमी कंडक्टर्स है, और यहां से इंसुलेटर्स है। जब मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो कंडक्टर में आपको क्या दिखाई देगा कि कंडक्टर में, एक मिनट इसको ब्लैक कर लेता हूं। ठीक है, कंडक्टर्स में जो कर रहा हूं ना वो नहीं करने देगा। ठीक है, अब चल रहा, हाँ गुस्सा मत हो। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 2 3 हाथ से चलेगा। ठीक है, कंडक्टर्स की मैं बात करता हूं, तो देखो कंडक्टर्स के बारे में आपको समझा देता हूं पहले ही। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स में सबसे पहले वो हमारे पास में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसको अपोज नहीं करते, उसको जाने देते। तो अगर आप ध्यान दोगे, तो रेजिस्टिविटी की हम बात करें, तो रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁻8, मतलब कितनी ज्यादा कम है। अब कम है, तो इसी से अगर हम सारे कंडक्टर्स तो देखें, तो ये बढ़ता है 48 × 10⁻⁻8, मतलब जितनी भी वैल्यू जा रही है वो जा रही है इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻8 की कंडीशन में। अब -8 तो काफी कम हो गया, यानी इनकी रेजिस्टिविटी कम होने का मेन रीजन, इन सारे एलिमेंट्स की रेजिस्टिविटी कम होने का मेन रीजन ये है कि अब ये तो अपोजिशन कर ही नहीं रहे। इनका तो क्या है, आ रहा है, आने दो, हमसे जाने दो। लेकिन सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? सिल्वर की। मतलब सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर के बाद कॉपर, जो हमारे वायर्स में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। इन्हीं के अंदर सिल्वर भी होता है, लेकिन सिल्वर खरीदने के लिए तुम्हें अनिल अंबानी बनना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए अभी पॉसिबल नहीं, लेकिन तुम बन सकते हो। यू कैन बी अनिल अंबानी, और यू कैन बी मोर देन हिम। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो और जानो, तभी जाके मोटिवेटेड हो गए। काफी ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच हो गई, आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं, कार्बन, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। कार्बन से तो बहुत सारे एलिमेंट्स बने। कार्बन का पूरा चैप्टर हमारे केमिस्ट्री में आएगा, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें तुम्हें समझ आएगा कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनके बारे में समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे आएंगी। कार्बन, इनका रहता है 3.5 × 10⁻⁻5, जर्मेनियम का 0.46, और इसका 2300। अगर वैल्यूज में ही देखो, तो 10⁻⁻8 से तो कितना कम है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हाफ अपोजिशन की स्टेट में तो आ गया कि कुछ तो अपोजिशन करेगा ही करेगा। वहीं पे अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं, प्योर वाटर सबसे अच्छा इंसुलेटर है। जो हमारे घरों में वाटर होता है, वो सबसे बेस्ट इंसुलेटर माना जाता है। उससे इलेक्ट्रिसिटी इतनी जल्दी पास नहीं होती। फिर मैं बात करता हूँ ग्लास की, हार्ड रबर की, सोडियम क्लोराइड की, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज की। कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, जो आता है 10⁵ 14, पॉजिटिव में 16, 14 और 16। आप सोचो, पॉजिटिव वैल्यूज है, मतलब कितना ज्यादा रेजिस्टिविटी कर रही है, कितना ज्यादा मेरे अपोजिशन कर रही है। मतलब मैं धक्का मार रहा हूँ, उठा के मुझे पीछे ही फेंक दिया। ठीक है, वहीं पे मैं बात करता हूँ कंडक्टर्स की। मैं अपोजिशन मैं मार रहा हूँ प्रेशर, मैं मार रहा हूँ करंट, और करंट मारते मारते मैं आगे निकलता जा रहा हूँ। तो ये किस में हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर्स। बट सेमी कंडक्टर्स में हाफ है, और इंसुलेटर में तो बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की। किसकी? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की। तो वो कुछ इस टाइप से वेल डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तीनों की हमने बात करी, तीनों की बात करके हमने ये चीज बोली और हमने तीनों को समझा कि किस तरह से तीनों वेल डिफाइंड है। ठीक है, तीनों की बात आपने समझ ली। तीनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यूज सबको पता होनी चाहिए और ये वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपकी बुक्स में या एनसीईआरटी में सबके पास होगा, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करने वाले कुछ ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल्स से, हाँ, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज में आते हैं। सबसे पहला टंगस्टन। टंगस्टन, इट्स नॉट टंगस्टन, इट इज टंगस्टन। ओके, पहले तो प्रोनाउंसिएशन सुधार लो। कई सारे बच्चे मैं मतलब जहाँ पे पढ़ाता था ना, वहाँ पता क्या बोलते थे, सर टंगस्टन लाना, टंगस्टन दिखाओ। टंगस्टन कहाँ होता है? टंगस्टन, टंगस्टन नहीं होता, टंगस्टन होता है। ठीक है, टंगस्टन बोला जाता है इसको। टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है और इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मेरे पास अभी टंगस्टन रखा हुआ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप समझ तो चुके होंगे कौन सा है, पर फिर भी बता दूंगा। ये बेसिकली बल्ब्स में काम में आता है क्योंकि ये मेल्ट जल्दी नहीं होता और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, प्लस ये ग्लोइंग मटेरियल होता है। तो ग्लोइंग मटेरियल होने की वजह से ये काफी ज्यादा ग्लो भी करता है। टंगस्टन का इलेक्ट्रिसिटी के साथ में एक ही क्लासिफिकेशन है, ये अच्छा कंडक्टर होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अच्छा कर देता है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होने की वजह से ये कई सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी यूज होता है, कुछ इस टाइप से। कहोगे बार बार सर इसी को उठा के ले आते हो। अरे इलेक्ट्रिसिटी है, हर जगह काम आती है, चलो लगा देते हैं यार, डर लगता है यार इसको तो लगाने में। चलो अब ये देखो, अभी यहाँ पे क्या किया है, मैं पहले सर्किट को थोड़ा दूर दूर रख लेता हूँ, इससे पहले ये जले। ठीक है, अब इस बल्ब में अगर आप इस बल्ब को थोड़ा सा, लग गया, चलो कोई बात नहीं। अगर इस बल्ब को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे 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 कंपोनेंट्स दिखेंगे। दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? इसके अंदर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर ऊपर की तरफ में एक वायर है विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, एक वायर है जो बना है टंगस्टन से। किससे? टंगस्टन से। और ये वायर ही है। अब ये वायर बहुत पतला है, ये स्प्रिंग टाइप में, मतलब स्प्रिंग फॉर्मेशन में छोटा छोटा करके स्प्रिंग कॉइल्ड में इसको फॉर्म किया है। बीच में इसमें ग्लास ट्यूब लगी हुई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंपोनेंट है। अब जरा ध्यान से देखना, जब मैं हमारे दोनों वायर्स को कनेक्ट करता हूँ, इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंप्लीट करता हूँ, ये जो टंगस्टन है, अभी थोड़ा सा ध्यान दोगे ना आपको पता चलेगा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसके अंदर ये जो टंगस्टन है ये हीटअप होता है। देखो अभी आपको पास से दिखाऊंगा तो शायद दिख जाएगा यार, पास से भी क्या, हाँ देखो, जब ये बंद हो रहा है ना उस कंडीशन में देखना, ये जला बंद वाली कंडीशन में, आपको ऐसा लगेगा ना कि कोई सा वायर है। अभी देखो, अभी ये जब जल रहा है तो जलते टाइम पे मुझे तो क्लियरली दिख रहा है और देखते देखते मेरी आंखें दर्द हो रही हैं कि इसके अंदर जो वायर है ये पूरा का पूरा ग्लो कर रहा है। जब मैं बंद कर रहा हूँ तो आपको भी दिखा होगा कि वो जो एक स्ट्रिप आपको दिख रही थी वो टंगस्टन होता है। अब ये टंगस्टन काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, मतलब मैं अगर इसको लगा के रात भर भी रखे रहूँ तब भी ये नहीं टूटने वाला। ये टूटता है, कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, या तो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, बहुत ज्यादा हीटेड रहता है, टेम्परेचर वैल्यू हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब जाके मतलब ब्रेक होने की कंडीशन होती है, नहीं तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर इसके ग्लो करने के पीछे भी एक रीजन है। अगर मैं ऊपर की ग्लास कवर को हटा देता हूं तो ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भरी हुई है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या करती हैं? इसके ग्लो के रेट को बढ़ा देती है, मतलब इसकी जो लाइट है, इसकी जो एफिशिएंसी उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जब मैं इसको कांटेक्ट में ला रहा हूं तो कांटेक्ट में लाने के बाद में ये टंगस्टन इसको काफी ज्यादा ग्लोइश कर देगा और काफी ज्यादा, अरे यार डर ही लगता है, हमारे को डर ही लगता है इससे। ठीक है, बंद कर दो। ये टंगस्टन एक्चुअली में क्या, अरे यही बंद हो गया क्या? ओह सॉरी, अच्छा इसको तो वापस लेंगे अपन। ठीक है, तो ये टंगस्टन क्या होता है? ये टंगस्टन काइंड ऑफ इसको सही करने का काम करता है। मतलब टंगस्टन की बात करी जाए तो टंगस्टन की कंडीशन में हमारे सामने यही सारी चीजें आएंगी कि टंगस्टन टेक्निकली क्या काम कर रहा है। टंगस्टन एक्चुअली में एक फिलामेंट है, जो फिलामेंट ग्लोइश कंडीशन में, मतलब एक हाई टेम्परेचर पे एक तो मेल्ट नहीं होता, प्लस मेल्ट ना होने के साथ साथ में टंगस्टन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि टंगस्टन एक काफी ज्यादा हेल्पफुल मटेरियल आता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। चलो टंगस्टन के बारे में सब कुछ समझ आ गया। टंगस्टन कैसा दिखता है, किस टाइप का होता है, किस तरह से उसकी मतलब टेंडेंसी होती है टू ग्लो। और टंगस्टन के बारे में अभी एक चीज और बता देता हूँ, टंगस्टन काइंड ऑफ इस स्टेट में मिलता है हमें, मतलब एक ब्लॉक स्टेट में मिलता है, बट जो ओर से मिलता है वो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है ना, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल को पूरा कच 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 करके बिल्कुल ऐसे
दबा के हमें दे दिया गया। टंगस्टन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। टंगस्टन की बात करो ना, टंगस्टन काइंड ऑफ काफ़ी यूजफुल रहता है। हम अगर नॉर्मल बेसिस में बात करें तो टंगस्टन एक काफ़ी एलिमेंटल सब्सटेंस है जो ज़्यादातर सर्किट्स में तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर सर्किट्स में, ज़्यादातर चीज़ों में हमें टंगस्टन विजिबल होता है और टंगस्टन काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो टंगस्टन के बारे में तो सब कुछ समझ चुके हो। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एक दूसरे फिलामेंट में, लेकिन टंगस्टन की और कोई प्रॉपर्टी है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आपको एक बेसिक बताऊं, टंगस्टन पोजेसेस वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज अमंग ऑल मटेरियल। ज्यादातर बल्ब्स के जो फिलामेंट्स होते हैं जिसमें ये डलता है, उसमें सिर्फ टंगस्टन डलता है। नाइक्रोम भी काइंड ऑफ एन हीटिंग एलिमेंट है, बट नाइक्रोम को इसमें यूज नहीं करते। नाइक्रोम रेड इन कलर हो जाता है और ये येलोइश रहता है, जो लाइट को बहुत अच्छे से शो कर सकता है। प्लस इनर्ट गैसेस के साथ में मिलकर तो इसके जलवे ही जलवे। मतलब अगर मैं इस ग्लास को फोड़ दूं और फिर आपको ये दिखाऊं तो आपको टंगस्टन पूरा इजीली विजिबल होगा, बट क्या रहेगा, ग्लास के साथ में उसका ग्लोइश इफेक्ट, जैसा कि आपने देखा होगा जब बल्ब जल रहा था तो बहुत अच्छा ग्लो कर रहा था, ठीक है। फिर इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो होती है, मतलब ये काफी मिनिमल अपोजिशन देता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को। रेजिस्टिविटी बिल्कुल कम है, मतलब जितना आ रहा है आने दे आने दे आने दे, कुछ गंदी चीज नहीं नहीं नहीं, तू आ जा, बाकी सब बाकी सब आओ, एक को छोड़ दो। ड्यू टू द लो रेजिस्टिविटी टंगस्टन मिनिमाइजेस एनर्जी लॉसेस एंड हीट प्रोडक्शन इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसी की वजह से टंगस्टन मिनिमाइज कर देता है हीट लॉसेस को और बाकी सारी चीजों को जो भी कंसिडरेशन में रहती है। बात समझ में आई? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे। अब नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे, हमारे पास में आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है नाइक्रोम। नाइक्रोम का यूज, ये जो गुट्ठे दिख रहे हैं ना आपको, दो बड़े बड़े गुट्ठे, इन दोनों का यूज या नाइक्रोम का यूज, नाइक्रोम बायस का काफी ज्यादा यूज रहता है। बताता हूँ कहाँ पे। आपको डेली लाइफ में एप्लीकेशंस में काफी ज्यादा नाइक्रोम देखा होगा, बट मैं आपको बताता हूँ किस जगह पे। नाइक्रोम, NiCr, निकल क्रोम, क्रोम निकल इज एन alloy of nickel chromium and often iron and possible other element। नाइक्रोम का इलेक्ट्रिसिटी के साथ में क्या रिलेशन है? नाइक्रोम को क्लासिफाई किया जाता है रजिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हिंडर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू। नाइक्रोम जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको थोड़ा बहुत हिंडर करता है, मतलब उसको हल्का फुल्का चेंज करने की टेंडेंसी रखता है या फिर उसको ब्रेक करने की टेंडेंसी रखता है। इट्स हाई रेजिस्टेंस मेक श्योर इट इज सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन व्हेन कंट्रोल्ड हीटिंग इज रिक्वायर्ड। जहां पे भी कंट्रोल्ड हीटिंग की जरूरत है, मतलब ये हीट करता है बट ये क्या करता है, रेजिस्टिविटी को इस तरह से अपोज करता है कि रेजिस्टिविटी आ रही है बट करंट आ रहा है, करंट को एक जगह पे अपोज करके, करंट को एक ही जगह पे रोक के उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू को अच्छे से मेंटेन करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नाइक्रोम है, ठीक है। प्लस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करूं तो नाइक्रोम प्रोसेसेस अ हाई रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी कैसी रहती है? हाई रहती है, which means it offers significant opposition to the flow of electric current। This high resistance allows nichrome to generate heat when an electric current passes through it। मतलब ये हीट जनरेट कर सकता है, यानी ये यूज होता है हमारे गीजर्स में। हमारे गीजर्स में हमारा जो एक पहले, आपको याद है पहले यूज होता था बहुत ज्यादा पहले, मतलब अभी तो काफी कम कर गया क्योंकि उसके यूजेस थोड़े से डेंजर हो गए थे, ठीक है। एक हीटिंग एलिमेंट होता है, एक कॉइल होती थी जिसको बोला जाता था हीटर, वाटर हीटर्स। उसको काइंड ऑफ अ बल्ब भी होता है वो, जैसे अभी आपने देखा होंगे आपके CFL बल्ब, वैसा ही नाइक्रोम पूरा का पूरा रहता था। उसको पानी में डिप किया जाता था, वाटर गर्म कर दिया जाता था, वो पूरा रेड हॉट हो जाता था, रेड हॉट इन कलर। नाइक्रोम की टेंडेंसी है कि रेजिस्टिविटी करता है, इस हद तक कंट्रोल्ड हीटिंग कर सकता है कि अपने वायर को, अपने मटेरियल को पूरा हीटअप कर देगा। हीटअप करने के बाद उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज कर देगा कि जब वो उसको किसी भी एलिमेंट में डालेगा वो कंप्लीटली गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से, गर्म होगा, गर्म होने के साथ साथ वो पानी को भी पूरा का पूरा गर्म कर सकता है। इट हैज द कैपेबिलिटी एंड द टेंडेंसी टू डू सो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाइक्रोम की तो सारी बातें आपने समझ ली, नाइक्रोम में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अब कुछ हीटिंग एप्लीकेशंस के। नाइक्रोम का हीटिंग एप्लीकेशंस की बात करी जाए तो इसको इलेक्ट्रिक स्टोव्स में और टोस्टर और हेयर ड्रायर्स में, आप सोचो हेयर ड्रायर्स में, मतलब आप जो घरों में हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो ना, वहां पे भी नाइक्रोम का यूज हो रहा है। आप जो टोस्टर्स होते हैं, जो जिनके घरों में, हमारे घरों में तो सैंडविच को और तवा लिया जाता है, तवे पे रखी जाती है ब्रेड, नीचे लगाया घी, ऊपर लगाया नमक और फिर खा गए, वही हमारी टोस्टिंग होती है, बहुत बढ़िया लगती है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द नाइक्रोम वायर इट रेजिस्टेंस कॉज इट टू हीट अप प्रोड्यूसिंग थर्मल एनर्जी। मतलब उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको काफी ज्यादा हीट अप कर देगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करेगा, जिसकी वजह से एक ही पॉइंट पे सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, या फिर एक ही पॉइंट पे सारी की सारी इलेक्ट्रिक करंट एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हीट एनर्जी में राइज अप आएगा, वो रेड हॉट हो जाएगा और हमें हीट एनर्जी भी मिलेगी। आपको पता है ना, वो हाथ सेकने का होता है सर्दियों में, क्या बोलते हैं उसको, हीटर्स। सर्दियों में हीटर्स जो होते हैं वो भी नाइक्रोम वायर को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूं तो पावर P डिसिपेटेड बाय नाइक्रोम वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला P = I²R। ये इसका फार्मूला रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पावर को निकाला जा सकता है। हाई रेजिस्टिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में काम करने, कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि नाइक्रोम किस काम में आता है, तो नाइक्रोम सिंपली
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एडवांटेजेस ऑफ नाइक्रोम, हाई रेजिस्टेंस है पहला, हाई रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है उसमें, बिल्कुल है। नाइक्रोम आइडियल है जितने भी हीटिंग एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए। फिर इसकी रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये काफी अच्छे खासे टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है और ब्रेक होने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे और ज्यादा टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहेगा ही रहेगा। नाइक्रोम वायर्स कैन बी इजीली शेप्ड एंड कॉइल्ड, नाइक्रोम वायर है, ऑब्वियस सी बात है, वायर स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन नाइक्रोम वायर को इजीली ये बेंड कर सकते हो आप, जिस शेप में लाना चाहो उस शेप में इसको ला सकते हो। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो नाइक्रोम के बारे में सब चीजें समझ गए, नोट कर लो अगर किसी को कुछ करना हो। बाकी अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जिसमें हम समझेंगे हमारे सुपर कंडक्टर सॉरी सुपर कंडक्टर, काइंड ऑफ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सुपर कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसको जब ठंडा किया जाता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक, ऐसा मटेरियल जिसको जब ठंडा किया जाता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब एक सुपर कंडक्टर ले लो, लिक्विड नाइट्रोजन में उसको डिप कर दो, उसको बिल्कुल चिल्ड कर दो, बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल ठंडा कर दो। जैसे आप उसको बिल्कुल चिल्ड कर दो, बिल्कुल ठंडा कर दोगे तो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या कंडीशन आ जाएगी, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की कंडीशन आ जाएगी एंड द कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इट्स इंटीरियर। अभी अब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें सुपर कंडक्टर बताऊंगा, उसको जब हम बिल्कुल ठंडा कर देते हैं ना तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो सोचो सुपर कंडक्टर कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नीचे की तरफ में अगर ठंडा कर दिया जाए तो सुपर कंडक्टर को शायद मैं हवा में भी उड़ा पाऊं, हो सकता है, चलो देखेंगे। ठीक है, उसकी ये यूनिक प्रॉपर्टी उसको अलाउ करती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, लेकिन उसमें कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं होते क्योंकि उसका अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस भी है। ये एक ऐसा कंडक्टर, एक तो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी, प्लस इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी रहती है जो इस सुपर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करती है, साथ में बिना एनर्जी लॉसेस के। ओके, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ रहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई स्कैन जो आपके होते हैं ना, एमआरआई स्कैन वगैरह कराते हैं अपन नहीं कराते हैं, जो कराते हैं आपको ऐसी नौबत ना, मैं तो ये चाहता हूँ जो एमआरआई कराते हैं उनके बहुत ज्यादा हेल्पफुल आती है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स आर यूज्ड इन एमआरआई मशीन्स टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, जो हमारी बॉडी में अंदर तक एक एक पुर्जा, एक एक नस, एक एक मतलब सिस्टम तक दिखा देता है ना, वो एमआरआई काम कर सकता है। फिर एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन ऑब्वियसली बात है, सुपर कंडक्टिंग पावर केबल्स ट्रांसमिट एनर्जी, क्योंकि इसमें लॉसेस की कंडीशंस बहुत कम रहती है इसलिए एनर्जी का ट्रांसफर सबसे ज्यादा रहता है। फिर particle accelerators, superconducting magnets are essential components in high energy particle accelerators enabling precise control of the particle beam। particle beam को अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह तक प्रिसाइजली, देखो ऐसा समझो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। अब ये पार्टिकल्स का जो ट्रांसफर चल रहा है, ये पार्टिकल्स का ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ किसके चल रहा है, सुपर कंडक्टर्स के टर्म्स में चल रहा है। और ये पार्टिकल एक्सेलरेटर मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल हो गए उनको एक्सेलरेट करने का काम, उनको स्पीड अप करने का काम पार्टिकल एक्सेलरेटर करता है। ठीक है, फिर बात आती है मैग्नेटिक लेविएशन, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैगलेव, आपने ट्रेन का नाम सुना कि वो मैगलेव ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन वगैरह, वो मैग्नेटिक एक्सेलरेशन, उनमें सुपर कंडक्टर्स का फिनोमेना लगता है। किस तरह से लगता है अभी आपको समझाऊंगा, बट वो बिहेव ऐसे ही करता है कि उसमें सुपर कंडक्टर्स की हेल्प से नीचे की तरफ में लेविएशन क्रिएट कर देते हैं, ट्रेन हवा में उड़ती है, मजाक नहीं कर रहा, ट्रेन लिटरली हवा में उड़ती है, और विद द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर विद द फोर्स ऑफ दिस सुपर कंडक्टर वो आगे की तरफ खींची जाती है और खींचने की वजह से वो आगे चल जाती है। ठीक है, समझाएंगे कैसे फिर कभी बाद में, बट अभी इसका जो फिनोमिना है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंडक्टर्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जो एडवांस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं ना, जो अभी चल रहे हैं मार्केट्स में, तुम्हें नहीं मिलेंगे, बट सुपर कंडक्टर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं क्योंकि ये काफी एडवांस लेवल ऑफ कंप्यूटर्स हमें दे रहे हैं और काफी अच्छे भी हैं वो। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुपर कंडक्टर के कुछ इमेजेस देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ये इमेज, अब आप कहोगे सर ये क्या है, जादू? अब ये जादू नहीं है, इसको बोलते हैं हमारा मेजनर इफेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले अगर इस इमेज को देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि एक ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ स्मोक सा है। ये सुपर कंडक्टर, मैं पहले बता देता हूँ, ये एक सुपर कंडक्टर है एंड इट इज फ्लाइंग, ये उड़ रहा है। क्या कर रहा है, ये हवा में उड़ रहा है। अब उड़ने की कंडीशन कैसे आई और ये किस तरह से हुआ, ये आपको समझना होगा इस डायग्राम में। ठीक है, जहां पे हम देखो ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, पहले तो मैं आपको ग्रेविटी की डायरेक्शन बता दूं। ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है। ये हमने सुपर कंडक्टर रखा, बट इट इज कूल्ड अप टू अ वेरी लो टेम्परेचर, जो मेरे हिसाब से तो लिक्विड नाइट्रोजन कर देगा वो काम। तो लिक्विड नाइट्रोजन हमने डाला,
पूरे को इसको ठंडा कर दिया, ठीक है। हमने ऊपर रखा परमानेंट मैग्नेट, जब तक इसमें लिक्विड नाइट्रोजन नहीं था परमानेंट मैग्नेट सुपर कंडक्टर से चिपक जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको चिल्ड करता हूं तो इसकी एक बहुत ही अलग प्रॉपर्टी, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी जिसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से रिलीज होने लगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स रिलीज हो रहे हैं तो ये भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स दे रहा है, ये भी तो परमानेंट मैग्नेट है, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड देगा, सॉरी ये अपने मैग्नेटिक फील्ड देगा, यहां सुपर कंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड देगा, जिसकी वजह से दोनों के मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में ट्रैप हो जाएंगे, एक दूसरे में फंस जाएंगे। और अब ये सुपर कंडक्टर रिपल्शन स्टेट में आ जाएगा और ये हवा में उड़ने लगेगा या तैरने लगेगा। इवेंचुअली अगर ये सुपर कंडक्टर बहुत बड़ा हो और मैं इसको एक जगह से पुश करूं तो ये पूरे में एज लाइक इट विल एक्ट लाइक अ ट्रेन की तरह पूरे सुपर कंडक्टर के ऊपर चक्कर तक काट के आएगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा एक मैग्नेट रख दिया तो और मैं इसको पुश कर देता हूं तो ये यहां से जाके इस तरफ में आके यहां तक आएगा ही आएगा घूमते हुए। सोच लो, हवा में उड़ने वाली चीज। और इसी फिनोमिना पे बेस है हमारा मैगलेव ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन है ना, वो बुलेट ट्रेन और मैगलेव ट्रेन वो इसी पर्टिकुलर फिनोमिना पे, मेजनर इफेक्ट पे, इसको MEISSNER मेजनर इफेक्ट बोलते हैं, मेजनर इफेक्ट पे डिफाइंड है। बात समझ में आई? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, दिक्कत होगी ना देख लेना। बाकी सुपर कंडक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट चीजें, काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना रखते हैं। आपको कैसा लगा मुझे बताना और रिसर्च करके बताना अपने हिसाब से कि आपने बुलेट ट्रेन की एक वीडियो वगैरह देखी, आपको पता है कि ये, आपको पता था ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे बताना, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ इसी के साथ आपसे नए वीडियो में, नए लेक्चर और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में, क्योंकि हमारा ये लेक्चर भी होता है कंप्लीट। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, सी या।